ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। तेलंगाना के निजामाबाद से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जो बताता है कि पैसों के आगे मजबूत रिश्ते भी धराशायी हो जाते हैं। इस हत्याकांड की सच्चाई सुनकर हर कोई हैरान है। ये कहानी है जिसने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी और फिर उसकी हत्या को हार्ट अटैक बताने की साजिश की ताकि 2 करोड़ रुपए का बीमा हड़पा जा सके। रमेश और सौम्या की शादी 13 साल पहले हुई थी। दोनों के 3 बच्चे भी हैं। सौम्या एक स्कूल में काम करती है और उसी स्कूल में पीईटी के टीचर दिलीप से उसे प्यार हो गया। इसके बाद दोनों ने रमेश को रास्ते से हटाने की तैयारी की। जांच में पता चला कि सौम्या ने खाने के साथ रमेश को नींद की गोली दी और जब रमेश बेसुध हो गया तो तौलिए से उसका गला घोट दिया। पकड़े जाने के डर से सौम्या ने रमेश का अंतिम संस्कार भी कर दिया। लेकिन जब रमेश के भाई को पड़ोसियों से दिलीप के बारे में पता चला तो मामला थाने पहुंचा और सच्चाई सामने आई। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एक महिला ने युवक पर मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन मुकदमे से युवक इतना नाराज हो गया कि वो मोबाइल के टावर पर जा चढ़ा और सुसाइड की धमकी देने लगा। टावर पर चढ़कर युवक चिल्ला रहा था कि अगर वो दोषी है तो उसे जेल भेज दिया जाए, लेकिन अगर दोषी नहीं है तो मुकदमा दर्ज कराने वाली महिला पर कार्रवाई हो। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो युवक को समझा बुझाकर नीचे उतारा गया। परेशानों को समस्या हल ढूंढेंगे, लेकिन टावर पर चढ़ना, सुसाइड की धमकी देना ये ठीक नहीं है। मैं आपको समझा रहा हूँ ना, अपने छोटे हो, उम्र में भी कम हो, अनुभव भी कम है, तो मैं आपको समझा ही तो रहा हूँ ना। अब पुलिस वालों ने भरोसा दिया है कि जांच पूरी तरह से निष्पक्ष होगी और जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसा काम मत करो, मेरा कहने का मतलब ये है ना। अभी कुछ महीने पहले ही एविएशन कंपनी इंडिगो की छोटी सी लापरवाही का खामियाजा करीब आधे देश को भुगतना पड़ा था। इस दौरान आपदा में अवसर तलाशते हुए दूसरी कंपनियों ने ग्राहकों से जमकर पैसा वसूला। अब इसी पर केंद्र सरकार की नजरें टेढ़ी हो गई हैं। सरकार ने सभी एयरलाइंस कंपनियों से कहा है कि वो दिसंबर महीने में ग्राहकों से वसूले गए औसत हवाई किराए का पूरा ब्यौरा दें। डीजीसीए ने एयरलाइंस को मेल भेजकर कहा है कि वो 1 से 15 दिसंबर के बीच हर रूट पर इकोनॉमी और प्रीमियम इकोनॉमी दोनों कैटेगरी का औसत किराया बताएं। केंद्र सरकार ने इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट और अकासा एयरलाइंस से ये जानकारी मांगी है, क्योंकि इन्हीं कंपनियों ने सबसे ज्यादा दाम बढ़ाए थे। ये जानकारी सभी रूट्स के लिए मांगी गई है ताकि ये समझा जा सके कि किराए अचानक क्यों और आखिर कैसे बढ़ गए। सूत्रों के मुताबिक डीजीसीआई के पास एक शिकायत आई जिसमें यह आरोप लगाया गया कि पहले उड़ानें रद्द की गई, फिर उन्हीं रूट्स पर सीटें काफी ज्यादा कीमत पर बेची गई। पुणे के एक होटल में ऐसा धमाका हुआ जिसकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। यह धमाका होटल के किचन में हुआ जिसमें कई मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। धमाका ऐसा था कि मानो कोई ज्वालामुखी फटा हो। धमाके के दौरान किचन की पूरी छत ही उड़ गई। विस्फोट कितना भयंकर था इसकी गवाही किचन के अंदर की ये तस्वीरें दे रही हैं। सारा सामान बिखर गया। दीवार पर धमाके के निशान हैं। धमाके के वक्त होटल में 10 कर्मचारी काम कर रहे थे जो गंभीर रूप से झुलस गए। इन 10 कर्मचारियों में से 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि यह धमाका गैस सिलेंडर में हुआ। हालांकि प्रशासन इसकी जांच कर रहा है। कल महाराष्ट्र में बीजेपी और कांग्रेस के गठबंधन की खबर सामने आई थी। ये गठबंधन अंबरनाथ में स्थानीय स्तर पर हुआ था, जिसके बाद अब दोनों पार्टी के हाईकमान ने अपने अपने नेताओं से जवाब मांगना शुरू कर दिया है। ठाणे के अंबरनाथ नगर परिषद में बीजेपी के 16 और कांग्रेस के 13 नगर सेवकों के बीच गठबंधन हो गया था ताकि शिंदे गुट की शिवसेना को हराया जा सके। सवाल उठने लगे कि जो बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देती है उसने आखिर ऐसा क्यों कर लिया। इस गठबंधन को लेकर अरविंद केजरीवाल ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा और पूछा आखिर ये चल क्या रहा है। हालांकि बात जब ज्यादा बढ़ी तो कांग्रेस ने अंबरनाथ के ब्लॉक अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया और पूछा कि बिना बड़े नेताओं को बताए आखिर ये गठबंधन क्यों किया गया। इसके अलावा कांग्रेस ने उन सभी 12 पार्षदों को भी पार्टी से सस्पेंड कर दिया है जिन्होंने बीजेपी से हाथ मिलाया था। इधर मुख्यमंत्री फडणवीस ने भी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने पर स्थानीय नेताओं पर नाराजगी जाहिर की और गठबंधन खत्म करने को कहा है। कल तक सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के ही गठबंधन की चर्चा थी, लेकिन आज खबर आई कि बीजेपी की स्थानीय इकाई ने कुर्सी के लिए ओवैसी की एआईएमआईएम के साथ भी गठबंधन कर लिया है। एआईएमआईएम और बीजेपी का गठबंधन अकोला जिले की अकोट नगर पालिका में हुआ, जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया।
बीजेपी की स्थानीय इकाई ने ऐसा इस वजह से किया क्योंकि उसके पास बहुमत के लिए पार्षदों की संख्या कम थी। इसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या पार्टी विद डिफरेंस का दावा करने वाली बीजेपी ने सत्ता के लिए अपने सारे उसूल छोड़ दिए। हालांकि जब विवाद बढ़ा तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने स्थानीय विधायक को नोटिस जारी किया और पूछा कि ऐसा करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। अब विरोधी बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। तो मैंने कहा ना, ये दो मुंह वाले डबल स्टैंडर्ड लोग हैं, उनके ऊपर विश्वास मत रखो। हालांकि बीजेपी के साथ गठबंधन की खबर सामने आने के बाद ओवैसी की पार्टी भी स्थानीय नेताओं से नाराज है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और रात में घूमने फिरने और शॉपिंग करने के शौकीन हैं तो ये खबर फिर आपके लिए है। दरअसल न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल यानी कि एनडीएमसी ने अपने नए बजट में नई दिल्ली में नाइट बाजार शुरू करने की घोषणा की है। इसका मतलब यह है कि अब दिल्ली के एनडीएमसी क्षेत्र में कई जगह पर बाजार रात भर खुले रहेंगे। नाइट बाजार के लिए बाजारों में अच्छी रोशनी, साफ सफाई और सुरक्षा पर खास ख्याल रखा जाएगा ताकि लोग बिना डर के बाहर निकल सकें। यही नहीं, बाजार के सीसीटीवी कैमरों से बाजार की निगरानी भी रखी जाएगी ताकि लोगों को सुरक्षित महसूस करवाया जा सके। इससे दुकानदारों को ज्यादा ग्राहक मिलेंगे और युवाओं को और साथ ही पर्यटकों के लिए भी ये एक नया आकर्षण दिल्ली में होगा। माना यह जा रहा है कि इससे दिल्ली में रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। एनडीएमसी के बजट के मुताबिक दिल्ली में अब कुछ रेस्टोरेंट भी पूरी रात खुले रह सकेंगे। अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है और हर रोज उत्तराखंड में जगह जगह कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। सीबीआई जांच की मांग हो रही है। तस्वीरें पौड़ी की है जहां गुस्साए सड़क पर उतरे और अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ की मांग की। तेरे कातिल जिंदा है। इसी तरह हाथ में मोमबत्ती लेकर नैनीताल में भी लोग सड़क पर उतरे। इस यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं नजर आई। शुरुआत में इस प्रदर्शन में कम लोग शामिल हुए थे, लेकिन जैसे जैसे कारवां बढ़ता गया लोग जुड़ते गए। गुंडों की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बेटियों की रक्षा कर न सके जो वो सरकार निकम्मी है। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने दुष्यंत गौतम की याचिका पर सुनवाई करते हुए राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वो सोशल मीडिया से वो सभी पोस्ट हटाए जिसमें अंकिता भंडारी हत्याकांड में दुष्यंत गौतम का जिक्र किया गया है। दरअसल दुष्यंत गौतम ने इस मामले में मानहानि का केस दायर किया है। अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए इन दिनों उत्तराखंड में खूब प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी और मां से मुलाकात की। मुख्यमंत्री धामी ने आश्वस्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। सीएम ने यह भी कहा कि राज्य सरकार पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है। आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार इस पूरे मामले में परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। पति पत्नी के बीच घर में होने वाले छोटे मोटे झगड़े कई बार बढ़ते बढ़ते तलाक तक पहुंच जाते हैं। ऐसे ही एक मामले की सुनवाई करते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। हैदराबाद के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के खिलाफ तलाक की याचिका दायर की थी। पति का आरोप है कि पत्नी शादी के बाद से घर पर खाना नहीं बनाती। पति ने यह भी आरोप लगाया कि घर के कामों में उसकी मां का हाथ नहीं बटाती है। हैदराबाद के रहने वाले आदमी ने कोर्ट में यह भी कहा कि पत्नी ने उस पर अलग रहने का मानसिक दबाव बनाया। अगर पत्नी की बात की जाए तो वो एक आईटी प्रोफेशनल है जिसके काम को देखते हुए कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी कामकाजी है तो ये जरूरी नहीं कि वो अकेले घर का काम करे और पति के लिए खाना नहीं बनाना किसी भी तरह से क्रूरता की श्रेणी में नहीं आता है। कोर्ट ने पति की अपील को खारिज करते हुए तलाक देने से इनकार कर दिया है। विवादों में रहने वाले तौकीर रजा का बेटा ड्रग्स केस में फंस गया है। पुलिस ने दावा किया है कि तौकीर के बेटे के पास से ड्रग्स मिला है। तस्वीरें आधी रात की है जब तौकीर रजा का बेटा फुरमान शाहजहांपुर के पुलिस थाने में बैठा नजर आया। दरअसल फुरमान ने तेज रफ्तार कार चलाते हुए एक बस में पीछे से टक्कर मार दी थी, जिसके चलते मामला पुलिस के पास पहुंच गया। ये कार सवार बहुत तेज गति से आ रहे थे, जिन्होंने पीछे से मेरे बम्पर में ठोकर मार दी। मौके पर पुलिस भी पहुंची और जब फुरमान की कार की तलाशी ली गई तो ड्रग्स बरामद हो गई। तलाशी के दौरान गाड़ी में जो बैग थी उसमें बैग की तलाशी के बाद उस बैग में एक सफ़ेद कलर की एक पुड़िया थी जिसमें हमें संदिग्ध एक पदार्थ मिला। उस पदार्थ के बारे में जब हमने उससे पूछा तो उसने बताया कि यह क्रिस्टल नाम का एक सब्सटेंस है। साथ ही में एक सिरिंज भी मिली। तौकीर रजा को बरेली हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जाता है। अब पुलिस ने तौकीर के बेटे के ब्लड सैंपल लेने के बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि रात करीब 2 बजे उसे जमानत पर छोड़ दिया गया।
महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव में सियासी वार पलटवार जारी है और इस बीच ओवैसी ने अजीत पवार पर ऐसा हमला बोला जिसकी चर्चा पूरे महाराष्ट्र में होने लगी है। ओवैसी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और यहीं से उन्होंने अजीत पवार पर निशाना साधा। अजीत पवार, तुम शरद पवार के नहीं हुए, तुम नांदेड़ के क्या हो सकते हो? जो आदमी तुमको पाल पोस के बड़ा किया, तुमको मुकाम दिया, तुमको इज्जत दिया, तुम उसी को घर में बिठा के आगे बढ़ गए। ये अजीत पवार की पहचान है। ओवैसी ने अजीत पवार पर हमला करते हुए मुस्लिमों को प्रताड़ित करने वाला राजनीतिक दुख भी सुनाया। खुद खड़े होकर बोलता है 75,000 करोड़ का गबन का मुझ पर इल्जाम है, क्या हुआ? हाँ अजीत पवार, तुम्हारा नाम अजीत पवार है। तुम्हारा नाम कोई मुसलमान का नाम होता तो तुम 75 साल जेल में रहते। ओवैसी ने कहा कि अजीत पवार भले कई जगहों पर अलग लड़ रहे हैं, लेकिन असल में वो बीजेपी के ही साथ हैं। उत्तरकाशी के गुराड़ी गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 3 घरों में आग लग गई। आग देखकर लोगों की सांसें अटक गई, इलाके में भागम भाग मच गई। क्योंकि घर में लगी आग ने कुछ मिनटों में ही भयंकर रूप धारण कर लिया और वो 3 घरों तक फैल गई। काले धुएं का गुबार गांव में दूर तक नजर आ रहा था। उत्तरकाशी के गुराड़ी गांव के जिन घरों में आग लगी, वहां रह रहे लोगों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई, लेकिन इस भयानक आग की चपेट में घरों में बंधे 13 जानवर आ गए, जिनकी झुलसकर जान चली गई। आग इतनी भीषण थी कि रात में लगी आग को बुझाते बुझाते सुबह हो गई। यूपी के मुरादाबाद के कटघर रेलवे स्टेशन के बाहर उस समय अफरा तफरी मच गई जब कई ई रिक्शा और कपड़ों के गोदाम में आग लग गई। इस अग्निकांड में बड़ा नुकसान हुआ है। आग पहले एक ई रिक्शा में लगी और कुछ मिनट में ही कई ई रिक्शा इसकी चपेट में आ गए। मुरादाबाद के कटघर स्टेशन के बाहर ये ई रिक्शा खड़े थे, वहीं पास में कपड़े का एक गोदाम भी था जिसमें आग फैल गई। आग इतनी भयानक थी कि पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने में फायर फाइटर्स के पसीने छूट गए। इस अग्निकांड में लाखों का नुकसान हुआ। आधी रात को जब हम और आप चैन की नींद सो रहे थे, तब दिल्ली में बवाल हो रहा था। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास एमसीडी की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची थी, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने ऐसी अफवाह फैलाई कि वहां भीड़ लग गई और फिर बवाल शुरू हो गया। बवाल की शुरुआत तब हुई जब तुर्कमान गेट के पास बनी फैज़ इलाही मस्जिद के पास बुलडोजर गरजने लगे। इसके बाद उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। आधा पौना उठाकर उपद्रवी पुलिस को मारने दौड़े और पुलिस टीम पर दनादन पत्थरों की बरसात कर दी। पुलिस ने लाख बार समझाया कि मस्जिद को नुकसान नहीं होगा, लेकिन उपद्रवी कहां सुनने वाले थे। वो तो बस गोली की रफ्तार में पुलिस को पत्थर मारे ही जा रहे थे। कुछ ही देर में वहां उपद्रवियों का जमावड़ा लग गया। ईंट पत्थर लेकर वहां इतने ज्यादा उपद्रवी जमा हो गए कि पुलिस पर भारी पड़ने लग गए। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे ये उपद्रवी दिल्ली को दंगे की आग में झोंककर ही दम लेंगे। क्योंकि उपद्रवी ना तो किसी की सुन रहे थे, ना कुछ समझने को तैयार थे। वो तो बस धार्मिक नारे लगाकर आगे बढ़ते जा रहे थे। पुलिस ने बवालियों को रोकने के लिए बैरिकेड भी लगाए थे, लेकिन उपद्रवियों ने बैरिकेड्स भी उखाड़ फेंके। उपद्रवियों के सामने जो कुछ आया उसे उन्होंने तहस नहस कर दिया और ऐसा हंगामा मचाया कि आसपास रहने वाले लोग पूरी रात डरे सहमे अपने अपने घरों पर दुबके रहे। पहले तो पुलिस ने सब्र से काम लिया। पुलिस पूरी कोशिश करती रही कि लोगों को समझाकर बुझाकर ही शांत किया जाए, लेकिन जब बात नहीं बन पाई तो फिर दिल्ली पुलिस ने भी अपना पावर दिखाया। अब दिल्ली पुलिस ने अपने अंदाज में उपद्रवियों से निपटना शुरू किया। हाथों
हाथों में आंसू गैस के गोले दागने वाली बंदूक और दूसरे हाथ में शील्ड लेकर पुलिस आगे बढ़ी तो उपद्रवियों के पसीने छूट गए। पुलिस ने दौड़ कर आंसू गैस के गोले मारे। इसके बाद तो उपद्रवियों की हिम्मत जवाब देने लगी। उपद्रवियों के पांव उखड़ने लगे तो कुछ लोग उन्हें जानबूझकर हिंसा करने के लिए उकसाते रहे। तेरी कसम। दावा है कि आधी रात को हुए बवाल के दौरान दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों ने कम से कम 5 से 7 दर्जन आंसू गैस के गोले दागे, तब जाकर हालात काबू में आए। अब सवाल यह है कि आखिर इन लोगों ने बवाल क्यों किया, जबकि पुलिस तो मस्जिद तोड़ने नहीं बल्कि तुर्कमान गेट के आसपास अवैध अतिक्रमण को हटाने पहुंची थी। तो दरअसल पूरा मामला यह है कि तुर्कमान गेट के पास रामलीला मैदान की जमीन है, जिस पर कब्जा करके बारात घर और क्लिनिक बनाया गया था। सेव इंडिया फाउंडेशन नाम की एक संस्था ने रामलीला मैदान की जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत मिलने पर डीडीए और एमसीडी ने ज्वाइंट सर्वे किया और इस सर्वे में पाया गया कि रामलीला मैदान की 36,420 वर्ग फुट जमीन पर कब्जा किया गया है। और इसके बाद यह मामला जा पहुंचा दिल्ली हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने प्रशासन को अवैध कब्जा हटाने के आदेश दिए थे और बीती रात हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए ही एमसीडी की टीम 30 से 32 बुलडोजर लेकर कब्जा हटाने पहुंची, लेकिन भीड़ ने पथराव कर दिया। कुछ लोगों ने यह कहकर भीड़ जुटाई कि पुलिस मस्जिद तोड़ने वहां आई है। पुलिस के हाथ कई ऐसे सबूत भी लगे हैं जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बवाल की बाकायदा स्क्रिप्ट लिखी गई थी। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, ये देखो जो दरगाह फैजलाई का मैटर चल रहा था भाई, देखो आज घटना स्थल से सामने आए कई वीडियो इस शक को और गहरा कर रहे हैं। वीडियो बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होने से पहले का है। बुलडोजर पहुंचे ही थे कि एक युवक ने बकायदा वहां का वीडियो बनाया और मुस्लिमों को तुर्कमान गेट पहुंचने के लिए उकसाया। देखो हज मंजिल है तुर्कमान गेट पे, भाई साहब इनकी पूरी मिलिट्री भी लगी हुई है और ये मीडिया वाले आए हुए हैं। भाई ज्यादा से ज्यादा लोग भाई दरगाह फैजलाई पे पहुंचे। आप लोगों से भाई हाथ जोड़ के गुजारिश है। एक दूसरे युवक ने तो मस्जिद तोड़े जाने की अफवाह फैलाई और वीडियो बनाकर शेयर कर दिया। आपने देखा होगा तुर्कमान गेट की तरफ कर्फ्यू लगा रखा है इन्होंने। वो कर्फ्यू इस वजह से लगा रखा है कि ये बिल्डोजर से मस्जिद को तोड़ सके। पुलिस को पूरा शक है पत्थरबाजी की घटना सुनियोजित थी और पुलिस अब माहौल बिगाड़ने वालों की तलाश में जुट गई है। देखिए, अभी तक जो खुलासे हो रहे हैं उसके आधार पर पुलिस अब कार्रवाई कर रही है, लेकिन रात की बात यह है कि पुलिस ने रात में ही साजिश करने वालों के सारे मंसूबे फेल कर दिए थे। एमसीडी की टीम ने तो अपना टारगेट भी पूरा कर लिया। बवाल के बावजूद एमसीडी ने मस्जिद के पास बने बारात घर को बुलडोजर चलाकर ढहा दिया, तो वहीं बारात घर के अलावा 2 दुकानें और 3 डिस्पेंसरी पर भी कार्रवाई की गई। ये तस्वीर दिखाते हैं हम आपको। जो मस्जिद है वो पूरी तरह से सुरक्षित इस वक्त नजर आएगी। सामने का ये ग्राउंड देख रहे हैं, इस ग्राउंड को भी टच नहीं किया गया है। आधी रात को जिस जगह बवाल हुआ वहां भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, लेकिन बवाल के निशान अभी तक देखे जा सकते हैं। ये जो आप तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं, जो 2 व्हीलर्स यहाँ पर गिरे हुए आपको नजर आ रहे हैं, इसके अलावा जो आपको इस तरीके के जो पत्थर ये आपको नजर आ रहे हैं, आप ये देखिए इस तरीके के जो पत्थर हैं, ये वो निशान है जब कल यहाँ पर कार्रवाई हो रही थी। मस्जिद का जो अतिक्रमण है उसको गिराने का काम चल रहा था। उसके बाद जो भीड़ थी वो यहीं इसी तुर्कमान गेट की गली से आगे मस्जिद की तरफ पहुंची थी। माहौल शांत रहे इसलिए वहाँ भारी फोर्स को तैनात किया गया है। तो दिल्ली पुलिस अब हालात सामान्य करने में जुटी है, तो वहीं उपद्रवियों की शामत भी आ गई है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने साफ कहा है कि जिसने भी रात में पत्थर चलाए उनमें से कोई भी बचेगा नहीं। दिल्ली पुलिस ने तो बवाल और पत्थरबाजी के सामने आए वीडियो के आधार पर उपद्रवियों की पहचान भी शुरू कर दी है। पुलिस ने करीब 15 से 20 उपद्रवियों को हिरासत में लिया है, जबकि 5 आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की खबर है। कुछ शरारती तत्व हैं जिन्होंने इस तरह की हरकत करने की कोशिश की है और बिल्कुल दिल्ली पुलिस के रडार में है, कार्रवाई करेंगे। वहीं दिल्ली पत्थरबाजी कांड में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दिल्ली पत्थरबाजी कांड में रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्ला नदवी का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो हंगामे वाली जगह पर मौजूद रहकर भीड़ को उकसाते नजर आ रहे हैं। दावा है कि दिल्ली पुलिस जल्द ही एसपी सांसद मोहिबुल्ला नदवी से पूछताछ करेगी। वहीं इस मामले में अब सियासत भी गर्म है। विपक्षी पार्टियों के नेता सरकार पर मस्जिदों और मुसलमानों को टारगेट करने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि बीजेपी कह रही है कि हिंसा स्वीकार नहीं है।
आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने तो रात में की गई बुलडोजर कार्रवाई को ही गलत बताया है, जबकि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि फैज इलाही मस्जिद वक्फ की है। रात के अंधेरे में 2 बजे जितनी पुलिस फोर्स का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह तोड़ा गया, वो जायज है। मुसलमान का जीना मुहाल कर करके लोगों को आप दिखाते हो ना कि हमने मुसलमान का जीना मुहाल कर दिया, लेकिन ये 25 करोड़ है, दुनिया में कोई नहीं लेगा, ये रहेंगे यहीं। फैज इलाही मस्जिद के पास हुई बुलडोजर कार्रवाई का मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी विरोध किया है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि जो अवैध है वो टूटेगा ही। जहां भी मस्जिद है, मदरसा है, वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई करना, इसका मतलब है कि हुकूमत मुस्लिम दुश्मनी पर उतारू है। अवैध कब्जा है, अवैध तरीके से बिल्डिंग बनी है, वो तो जमींदोज होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।